नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे बहुत सारे समाचार हैं। आज का समाचार सबसे ज़रूरी था कि आज एक बहुत ही प्राउडेस्ट मूवमेंट रहा कि पाकिस्तान का एक साजिश आज फिर नाकाम हो गया, जब हमारे जवानों ने पुलवामा से भी बड़ा एक हादसा को निष्प्रभावी कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा तो बहुत था कि एक बार पुनः पुलवामा जैसी कुछ घटना की जाए, लेकिन हम बधाई देते हैं अपने वीर जवानों को, वीर बांकुरों को, कि जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी आपदा विपदा से हमारे देश को बचा लिया है। खैर, उससे भी ज़रूरी समाचार था, वीर सावरकर जी का आज जन्म जयंती है। वीर सावरकर के विषय में कुछ भी कहने बताने से पहले आपको एक बात जानना चाहिए कि आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है देश भर में। तो अब उससे ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको कहा जाए। इस वजह से भी एक बड़ी वो स्थिति आती है। दूसरा, आज कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम आदेश आया है, उस पर भी चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाया है भारत सरकार को, आदेश किया है कि भाई आपको क्या करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सरकारों को उन्होंने कहा है कि भाई देखो, आपके पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि सरकारें क्या करेंगी। उन्होंने सीधा निर्देश दिया है कि भाई आपने ही सारा व्यवस्था करना है, लोगों के भोजन, पानी, रहने सहने, आने जाने। ना तो कोई प्रवासी से किसी तरह का कोई किराया लेगा, ना ही किसी से किसी तरह का कोई खर्चा लेगा। अब ये जब बात आई है, उसके बाद भी अगर हमारी सरकारें ये नहीं समझ पा रही हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इन सरकारों को फिर किस बात के लिए। आज का मेरा शब्द यही है कि सरकारों के जो दोहरापन है, सरकारें जो दो तरह की सोच रखती हैं, उन पर आज सबसे बड़ा चर्चा है। मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों की टिप्पणियों को मैं पहले देख लूं, और कुछ मित्र लोग आ भी जाएंगे हमको आशीर्वाद देने के लिए। तब तक मैं इसके टिप्पणी को मैं जरा, आजकल मैं कल से लैपटॉप वगैरह ले करके बैठ रहा हूं, क्योंकि मोबाइल में ना हैंड फ्री हो जाता था, तो थोड़ा सा हो नहीं पाता था। आज मैं इसीलिए सोचा हूं कि लैपटॉप लेकर के बैठूं। मामला आज बड़ा गंभीर है। आप देखते होंगे कि सरकारें हमारी कोरोना वालों के जो जहाज में आते हैं उनके साथ अलग व्यवहार, और वो जो लोग पैदल आते हैं उनके साथ अलग व्यवहार। जबकि अगर ये देखा जाए तो कोरोना महामारी लाया जहाज वालों ने ही है, क्योंकि कोई बलिया, छपरा, गाजीपुर, दिल्ली में तो ये हुआ नहीं था। ये हुआ तो बाहर के देशों में था और जहाज में आए गए। लेकिन हमारे यहाँ जो बिहेवियर हो रहा है ना हमारे लोगों के साथ, वो जहाज वालों का एक अलग ट्रीटमेंट है, जो बीमारी लेके आए हैं, और बाकी लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट है। हमारा आज का मुद्दा इसी पर है कि क्या ये उचित है कि आप बीमारी जो लाए हुए हैं आप उनके साथ अलग, और जो बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ अलग। आज इसी बात पर चर्चा होगा। खैर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो आज का मुद्दा भी है, जो आज का विषय भी है, कि आप देख रहे हैं कि हर सरकार ये कहती है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है। जो रेल में चल रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सबसे बड़ा मजे की बात और हंसी की बात, मतलब मजा और हंसी दोनों की बात है कि सोशल डिस्टेंस का पालन खुद सरकारें नहीं कर रही हैं। मतलब सबसे हंसी आती है कि सरकारें खुद
सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं कर रही हैं। आप लोग जो बसों में भीड़ देख रहे होंगे, जो लोगों को भर के लेके आया जा रहा है, उन सब लोगों में से कितना सोशल डिस्टेंस का पालन कहाँ हो रहा है, आप इसको देख रहे होंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे हंसी आई, हवाई जहाज में बाहर 2 फुट 3 फुट की दूरी, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, 2 फुट 3 फुट की दूरी रिक्वायर्ड कर दिया गया कि भाई आपको 3 फुट की दूरी पर ही रहना है। बाहर में सैनिटाइजर वगैरह सबका व्यवस्था किया गया था। लेकिन जब वो लोग हवाई जहाज में बैठ गए ना, तो वो सबके सब पूरे सीट पर बैठे हैं। मतलब सरकार को कोरोना फैलाने से ज्यादा उनकी चिंता है जो हवाई जहाज मेंटेन करते, जो हवाई जहाज चलाते हैं। मतलब उन्हें हमारी चिंता नहीं है। मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि उनको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग से ही जाएगा तो फिर वो जो हवाई जहाज के अंदर 3 सीटें होती है, उन सीटों पर सब लोग मुंडी में मुंडी लगा करके बैठे हुए हैं, जिसमें मतलब जो लोग जहाज में बैठे उनको पता होगा कि जो सीट में बैठा होता है ना, तो खिड़की के सीट वाला अगर उसको निकलना होता है ना बाथरूम जाने के लिए, तो वो जल्दी निकलता नहीं है, बड़ा मुश्किल होती है उसको निकलने में, बड़ा मेहनत होता है उसको निकलने में। मतलब इतना एक दूसरे से रगड़ करके आदमी निकलता है, इतनी ज्यादा उसमें वो होती है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस का ढोंग करते हैं, मैं ढोंग ही कहूंगा इसको, और जब वहां पर आप अंदर जाते हैं तो रेल में सब के सब एक दूसरे में घुसे पड़े हुए हैं। ना वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ना ही वहाँ पर कोई और व्यवस्था हो रही है। यही बात हवाई जहाज में भी है। हवाई जहाज में भी क्या है कि बाहर तो कहा जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहना पड़ेगा, लेकिन जब वो हवाई जहाज के अंदर चले जाते हैं तो वो फिर सोशल डिस्टेंस का कोई मतलब रह नहीं जाता। आज का मुद्दा मेरा यही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इस विषय पर फेल होती क्यों प्रतीत हो रही है। आखिर सरकार क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार फेल हो रही है इन मुद्दों पर। आज आपसे चर्चा इसी बात पर होगा। आज आपका आशीर्वाद इन्हीं मुद्दों पर लिया जाएगा। जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैंने अंदाज लगाया, जो मैंने अनुमान लगाया, जो मुझे समझ में आया, वो उस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा, आपका आशीर्वाद दूंगा। कृपया आपने कोई आदमी अगर वीर सावरकर जी के विषय में बताना चाहे तो उसका स्वागत है, क्योंकि वीर सावरकर पर आदरणीय द्विवेदी जी अगर कुछ मेरे को लिख करके मार्गदर्शन दें, क्योंकि आजकल ना जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पाए हुए ज्ञान वाले लोग ना कुछ भी कहने कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आपको रोक नहीं है, आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। आज मैंने हमारे 2 बच्चों का बहुत सार्थक शास्त्रार्थ देखा आदरणीय द्विवेदी जी के साथ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन बच्चों को डांटूं कि क्या करूं, लेकिन मैं आदरणीय द्विवेदी जी से कहूँगा कि वो दोनों ही बच्चे आपके ही अपने बच्चे हैं, और उन लोगों ने जो कुछ आपसे सीखने का प्रयास किया, जो भी आपको समझने का प्रयास किया, आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप उनको सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, उन पर गुस्सा करने के लिए आप बने ही नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाती। तो बलिया जिला का ही है। जब भृगु जी ने एक का कहूँ छाती पर लात मार दिया तो उनका कोई बात नहीं, हम बड़े हैं और हमको क्षमा करना है, तो आदरणीय द्विवेदी जी को सिर्फ क्षमा करना है और कुछ नहीं करना है। ये हाथ जोड़ करके उनसे सादर अनुरोध है कि कृपया आप उन बच्चों को क्षमा करें। वो बच्चे आप ही के बच्चे हैं। उन बच्चों में से, अरे बच्चों का चाचा बाबा जब आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं तो फिर बच्चे का तो मतलब ही खत्म हो गया ना, फिर तो वो तो कहीं रहे नहीं उनके उत्पात में। लेकिन मैंने कहा, देखा, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई देखिए कितने बढ़िया बढ़िया शास्त्रार्थ कर रहे हैं बच्चे आदरणीय द्विवेदी। एनीवे मित्रों, मैंने जो कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन हो रहा है, जी द्विवेदी जी कुछ सावरकर जी पर आइए ना वीडियो पर कहने के लिए। कुछ सावरकर जी पर अगर आप कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीर सावरकर पर मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अधकचरे ज्ञान पर मैं अपने वाल पर कुछ कहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि जी बेमतलब बोल रहा है। मुझे नहीं ज्ञान है तो नहीं ज्ञान है, लेकिन ये ना हो ना कोई कि राकेश परमार बोल रहा तो बेमतलब बोल रहा होगा, उसको क्या पता, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए मैं वीर सावरकर के आज मैं कुछ बोलना पसंद नहीं किया, क्योंकि वीर सावरकर पर मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं। बस वो सेलुलर जेल यातनाएं तो उस वक्त तो सभी जो भी थे उन सब लोगों को मिलता था।
उन पर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है कि उन्होंने अंग्रेजों से कुछ चिट्ठी लिखा था। तो आज के समय में उस विषय पर बहुत ज़्यादा बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं बहुत कैपेबल नहीं होगा उस विषय पर बात करने के लिए, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जो चीज़ सामाजिक मुद्दा है, जो समाजशास्त्र है और जिस पर हम लोगों को बोलने का अधिकार प्राप्त है, मैं चाहता हूं कि उसी पर बोलूं। अब मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, अब आपके साथ आपके आदेश में तत्पर। मित्रों, हम देख रहे हैं, मुझे जो लग रहा है सरकारी तंत्र के फेल के वजहों पर मैं चर्चा करूं। असल मुद्दा है कि अलग अलग सरकारें हैं देशों में। शुरू में जब कोरोना का शुरुआत हुआ था तो सरकारों ने भारत सरकार से मिल करके ठीक ठाक काम करने का प्रयास किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि भाई आपको माइलेज नहीं मिलेगी, आप टीवी पर नहीं आ सकते। अरविंद केजरीवाल जैसा नकारा आदमी जिसने दिल्ली को जुन्नू बना दिया, उस जैसे आदमी को भी दूरदर्शन के चैनलों पर इतनी ज़्यादा कवरेज मिल रही थी कि मैं बड़ा परेशान था कि भाई ऐसा क्या हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शन को ये निर्देश नहीं दिया था कि आप अरविंद केजरीवाल की बात न दिखाएं, लेकिन केजरीवाल झूठ बोलते बोलते खुद ही थक गया, क्योंकि रोज 4 लाख का भोजन दे रहा हूँ, 2 लाख का भोजन दे रहा हूँ, 50 लाख का दे रहा हूँ, ये कहते कहते बेचारे पास अब कुछ खाने का रहा ही नहीं, तो वो थक गया। अब स्थिति क्या है, मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा जो कोरोना फैला हुआ है वो है महाराष्ट्र में और गुजरात में। चर्चा उसके बाद दिल्ली में। महाराष्ट्र में विजुअल समाचार पा रहा है, आदरणीय द्विवेदी जी तो वहीं रहते हैं, उनको ज्यादा पता होगा मुझसे। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, मतलब वो मुंबई वगैरह चूंकि लाइमलाइट में रहता है इसलिए वहां से समाचार पे दिख जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुंबई में हर स्टेशन पर उन लोगों का जो कहना है कि हमको बताया गया कि रेल चलने वाली है। एक ने बताया, एक संवाददाता ने पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसने बोला कि जी रजिस्ट्रेशन, तो बोला कि जरूरत नहीं है। ये र्यूमर कौन फैला रहा है? मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि अभी मैं सरकार को गाली दे दूं यहाँ पर, 5 मिनट के अंदर सरकार मेरे घर पर पहुंच जाएगी, मेरे मोबाइल के नेटवर्क से मेरे मोबाइल को जांच करके। सरकार उन र्यूमर फैलाने वालों के पास नहीं पहुंच पा रही है। आज एक बहुत बड़े विद्वान से मेरी बात हो रही थी, असल में सावरकर जी पर ही मैं चर्चा कर रहा था, सोच रहा था कि कहीं से कोई ज्ञानवान हासिल करके वीर सावरकर पर बात करूं। ओंकार नाथ सिंह जी के पार्टी के हैं, अगर वो चाहे तो उनके विषय में कुछ बताएं, कैमरे पर आके बताएं या लिख करके बताएं, मैं उनके बिहार पर पढ़ दूंगा सावरकर जी पर। तो संघ के एक बहुत बड़े ओहदेदार नेता से मैं बात कर रहा था, बहुत बातें हुई। फिर एक सज्जन से और बात किया जो बहुत पुराने राजनीतिक है, अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं है बट जीवित है, और पुराने जमाने के राजनीतिकों से मेरा बड़ा वास्ता रहा है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, रामसुंदर दास, राम बहादुर सिंह जी, बट ये लोग तो दिवंगत हो गए, बट और भी कुछ लोग हैं। फिर एक पुराने अधिकारी से बात हुई, वो कई लोगों के सामने केंद्र और राज्य का भी उनका अनुभव है। एक बड़ा दुखद न्यूज का निचोड़ निकला, मैं चाहता हूं उस पर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। समाचार प्राप्त हुआ कि कुछ विपक्ष के लोग चाहते हैं कि कोरोना पर पूरे देश भर में इतनी महामारी फैल जाए कि नरेंद्र मोदी फेल होते प्रतीत हो। जाहिर सी बात है, रेलों में मौत होगी। आज एक वीडियो आया व्हाट्सएप पर, हालांकि वो अब एंथेटिक था क्योंकि समाचार चैनलों पर भी आ गया, कि एक महिला का प्लेटफार्म पर देहांत हो गया है और उसका छोटा सा बच्ची है, लड़की जैसी लग रही है, वो उससे खेल रही है। उसे लग रहा है कि माँ सोई है और हर बच्चा उसका साड़ी खींचता है, चादर खींचता है। वो चादर उस लाश को ढकने में जो इस्तेमाल किया गया है, उसका बच्चा उसको खींच करके खेल रहा है और हम देख करके रो रहे हैं। उतना दारुण दृश्य, उतना रोने वाला दृश्य और उतना दुखी करने वाला दृश्य हो ही नहीं सकता जो दृश्य आज देखने को मिला। बताया जा रहा है, कुछ लोगों का जो निचोड़ है वो ये है कि शायद कुछ लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला सीधे नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान सीधे लड़ाई में हमारे से जीत नहीं सकता, सोच नहीं सकता, तो वो छद्म लड़ाई कराता है। आज RTX भेजा था, हमारे जवानों ने उसको निष्फल कर दिया। घुसपैठ कराता है, आतंकवादी घुसपैठ कराता है, भारत में मुसलमान की दशा दिशा खराब है इस बात का फेक वीडियो चलवाता है व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, छद्म लड़ाई करता है। तो मैं बड़ा जिम्मेवारी से और
बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों के बातों से जो मुझे निचोड़ लगा कि शायद विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग या मोदी विरोध के राजनीति करने वाले लोगों की ये मंशा है कि इस कोरोना महामारी में मोदी की इतनी बदनामी हो जाए कि भाई मोदी फेल हो गए हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं रही है, उनको हटाओ, हमको लाओ। मतलब ये अगर ये बात रत्ती भर भी कहीं से सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है तो लाश की राजनीति करने की शुरुआत हमारे देश में तो बहुत पहले हो गई थी। अब ये पराकाष्ठा है। जब पहले हुई थी तो मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, क्योंकि अब हर हाथ में टीवी है और हर आदमी पत्रकार है। जिसके पास 499 रुपये का रिचार्ज करने का क्षमता है और स्मार्टफोन तो सभी के पास है। अब तो वैसे भी आप रिचार्ज कराने जाएंगे साधारण फोन, उसमें भी 1 GB 1.5 GB आ जाता है कि आपको फ्री दे दिया गया है। तो वो हर आदमी आज के तारीख में पत्रकार है और वो कहीं से भी आपकी बात निकाल करके चला देगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। अगर इसमें रत्ती भर भी कहीं से सत्यता जैसा प्रतीत हो रहा है कि भारत के ही राजनीतिक दल के लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो बीमारी को महामारी में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रभात सुबह सुबह तो ये अब इस मतलब मुर्दा घाटी के पर मेरे दुआ करते कि हे प्रभु मेरा बिजनेस चले। इस बात की आशंका मुझे यहां से प्रतीत हो रही है क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं समाचार चैनलों पर या व्हाट्सएप पर भी या ऐसे भी, उनमें वो लोग कह रहे हैं कि जी हमको बताया गया कि फला स्टेशन से रेलगाड़ी चल रही है। वो अपने साधन से पैदल जिना भी साधनों से स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला रेलगाड़ी है ही नहीं। ये कल के रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के ट्विटर वार से भी साबित हुआ कि रेल मंत्री 2 बजे रात तक ट्वीट कर रहे हैं कि भाई वीडियो बयान समाचार चैनल के उनके वीडियो पर बयान है कि जी रात के 2 बजे तक कहा हमने 140 गाड़ी भेज दिया और वो खाली खड़ी है। एक तरफ उनका ये बयान आ रहा था, दूसरे तरफ ये बयान आ रहा था कि टीवी पर कि हजारों की संख्या में स्टेशन पर लोग पड़े हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब दोनों में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। हमने इन्हीं आंखों से समाचार चैनल पर देखा कि हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। कोई कह रहा है कि 4 बजे भोर से आया हूँ, आज 12 घंटा हो गया, 18 घंटा हो गया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए। कोई आदमी कह रहा है कि ये मैं तो कल से ही आया हूँ, कोई आदमी कह रहा है कि 4 घंटा पहले से आया हूँ। और रेल मंत्री कह रहे हैं कि रेल खड़ी है। दोनों में कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। इस तरह की र्यूमर क्यों फैलाई जा रही है, बात समझ में नहीं आ रहा है। और अगर जो बात मुझे समझ में आ रही है उसके लिए हम किसको दोष दें? सरकारों की अव्यवस्था पर दोष दें या राजनीतिक लोगों की धुरतई पर दोष दें, नीचता पर दोष दें, उनके गिद्ध प्रवृत्ति पर दोष दें, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरे समझ में अभी भी नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा आप सब लोग मेरे को मार्गदर्शन दें कि जब ये महामारी फैली है इस दौरान वो अभी भी मैं कई लोग, मैं एक अधिकारी से भी पूछा कि वो रजिस्ट्रेशन काहे का हो रहा है, मतलब किस बात का, पाकिस्तान जाना है कि वो देखा जाए कि हमारा नागरिक गया तो आया कि नहीं आया। वो रजिस्ट्रेशन वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है क्योंकि रेल मंत्री जी का भी बयान है तक रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट नहीं सौंपी गई है। मैं नहीं समझ पा रहा कि काहे की रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई भर्ती कर रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, उनको राशन पानी दे तो आप पूछ रहे नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाना पड़ रहा है कि जो यात्री आएगा वो रेल में भोजन करेगा रेल के माध्यम से और अपने घर पे जाएगा वो ट्रांसपोर्ट मिलेगा और राज्य सरकार के माध्यम से। मतलब भारत के सबसे बड़े अदालत को आपको लतियाना पड़ रहा है, उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रहा। ये डूब मरने वाली सिचुएशन है किसी भी सरकार के लिए कि उसका यात्री रेल में सफर करते करते भूख प्यास से इतनी तड़प जाए कि उसकी जान निकल जाए। कई लाशें रेलगाड़ी के अंदर से बरामद हो रही है, कई लाशें रेल के प्लेटफार्म पर हो रही है। तो ये वाली बात तो सरकार के पक्ष में जाता है क्योंकि आखिर इसमें विपक्ष के हाथ में स्टीयरिंग है नहीं कि मैं ये कहूँ कि विपक्ष वाले लोग रेलगाड़ी के आगे बैठ गए हैं और रेल को चलने नहीं दे रहे। किसी रेल लाइन को डैमेज करने की सूचना नहीं आई, किसी रेलवे लाइन पर कोई प्रदर्शन की सूचना नहीं आई कि आपका रेल डिस्टर्ब हो रहा हो। इस टाइम रेल का ऑक्यूपेशन बिल्कुल कम है क्योंकि यात्री
रेल चल ही नहीं रहे, जो चल रहा है वो स्पेशल रेल चल रही है। उसके बाद भी अगर आप, जैसे आपके अनुसार था कि रेलें लेट नहीं हो रही है, वो रूट डाइवर्ट होके जा रही है। कहाँ तो आप बुलेट ट्रेन चला रहे थे, अब बुलेट में से बू हट गया, लेट ट्रेन चल रही है। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली सिचुएशन नहीं हो सकती, और ये सरकार के विरुद्ध जाता है, क्योंकि ये निस्संदेह भारत सरकार के जिम्मे रेल मंत्रालय है, पीयूष गोयल और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके जिम्मेवार हैं। अगर आपकी रेलें 36, 48 घंटे 6 दिन के बाद गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जहां दूसरे दिन पहुंच जाती है, तो ये जिम्मेवारी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेना पड़ेगा और सख्त होना पड़ेगा। वो सख्त होने के लिए जाने जाते हैं। उनके निर्णय पर, उनके कौशल पर, उनके क्षमता पर तो मैं लेस मात्र भी संदेह करने की हैसियत में नहीं हूं। फिर भी नरेंद्र मोदी जैसा तेज तरार, समझदार और मुद्दे को बहुत जल्दी पकड़ने वाला आदमी से इस तरह की बड़ी भूल हो क्यों रही है, ये एक चिंता का विषय। दूसरा, ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर बहुत है, गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक का है, मतलब उसमें भी रेल से बहुत लोग गए हुए हैं। दादरी से रेल चल रही है, रोड से चल रहा है, बसें चल रही है वहां से। वहां पर विद इन ए बाउंड्री, मतलब उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के किसी स्टेशन पर अनवांटेड भीड़ नहीं आ रहा है कि जी हमको ये बताया गया है कि जी हम रेल चलने वाली है और आया हुआ है। ऐसी भीड़ विपक्ष वाली सरकार में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा भीड़ महाराष्ट्र में ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई के ही स्टेशनों पर अनियंत्रित भीड़ स्टेशन पर आ जा रही है। आपने उसके पहले देखा कि एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था जो फर्जी मतलब प्रोपेगेंडा फैला रहा था। इस बात की जिम्मेवारी भी सरकार की है, क्योंकि जो विपक्ष है वो अपना विपक्ष का काम करेगा। हालांकि ये विपक्ष का काम नहीं, ये कमीनपन है, इसको मैं सीधा सीधा कमीनपन के श्रेणी में रखता हूँ। लेकिन फिर भी अरे मैं आदरणीय बिरबल मीना साहब को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे सर। इस सिचुएशन को अगर आप हैंडल नहीं कर रहे तो आप कहे लिए सरकार में, किस बात की आप सरकार है? आपको जनता ने विश्वास मत इसलिए तो नहीं दिया ना कि आप कहें कि क्या करें, विपक्ष हमको परेशान करे। विपक्ष का काम है आपके काम में अड़ंगा डालना और उन सब से निकल करके आगे निकलना, यही तो अभिमन्यु का काम है। चक्रव्यूह रचना विपक्ष के सेनाध्यक्ष का काम है। उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए ही तो आपको लोगों ने इतनी भारी बहुमत दिया है और आपके हर निर्णय को बिना कोई तर्क, बिना कुछ कहे माना है। आपने ताली बजाने के लिए कहा है, लोगों ने ताली बजा, आपने थाली बजाने के कहा थाली बजा। आपने कहा कि भाई 24 घंटा घर से बाहर निकले, नहीं निकला। आपने कहा कि लॉकडाउन का पालन करिए, हम तो 20 मार्च से घर कदम बाहर ही नहीं निकाले। कई लोगों की शक्लें पहचानी नहीं जा रही है, जो लोग चिकने चुपड़े रहते थे उनके दाढ़ी बाल बढ़ गए। एक आदमी आज फोटो देखा, मैंने फोन किया, ये कब का है? बोला अभी का है भैया, ना बाल कट रहे ना दाढ़ी बन रहा है, क्या करे, सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। आपने जो कहा देश ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं किया। कि विपक्ष के राहुल गांधी ने भी शुरू में कहा कि लॉकडाउन बड़ा जरूरी है, लेकिन बाद में उसके लोग कहे कि क्या बोल रहे हैं भाई, राजनीति है, कुछ तो मोदी का विरोध कर। तो वो बोला कि लॉकडाउन आपने बिना सूचना का लगा दिया। खैर राहुल गांधी का काम है, पहले वो बिल्कुल ठीक बोल गए। हालांकि राहुल गांधी तो इसके भी पहले बड़ा ठीक बोल गए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था बहुत शुरू में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिहार के स्टार पर लिट्टी खा रहे थे, तब वो देश को अवगत करा रहे थे ट्विटर के माध्यम से कि भाई ये कोरोना महामारी फैली है और इससे निपटने का सोचना चाहिए, लिट्टी उट्टी खाने से ज़्यादा ज़रूरी काम है। लेकिन हमने उनका भाव नहीं दिया, उनको प्राथमिकता नहीं दी एज यूजुअल, और स्थिति इतनी बुरी हुई है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीन ही तरह के लोग इस देश में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं निष्क्रिय। लेकिन निष्क्रिय लोगों की बात नहीं करते, क्योंकि वो मुर्दा के श्रेणी में है। या तो आप सरकार के साथ हैं या सरकार के विपक्ष में, या निष्पक्ष में। जो बढ़िया सरकार करती है वो बढ़िया करिए, जो बुरा करती है वो बुरा करिए। लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब तो मांगा ही जा सकता है ना, कि भाई हमको कह रहे हैं, मैं अगर गाड़ी में 2 आदमी बैठूं, मेरी गाड़ी का चालान हो जाएगा या गाड़ी पुलिस वाला बंद कर देगा, और हवाई जहाज में 3 सीटों पर तीनों पर लोग बैठे हुए हैं। ये प्रश्न तो लोग पूछेगा ना भैया आपसे। आप दारू के दुकान पर अनियंत्रित भीड़ की इजाजत देंगे और मंदिर में पूजा करने के लिए वहां पर कोरोना फैल रहा है। दारू के दुकान पर सैकड़ों लोग जा रहे हैं, वहां पर कोरोना नहीं है, और अगर मैं मंदिर में सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जाऊं तो मुझे कोरोना पकड़ लेगा। इन बातों को तो आपको बताना पड़ेगा।
मतलब जिन जिन चीजों पर सरकार दबाव में आती है उद्योगपतियों की या अपने निजी हितों की, वो तो सब है, और बाकी हो तो मतलब ये इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने मार्गदर्शन दिया है और सभी लोगों का मार्गदर्शन पढ़ूंगा। पहले मैं द्विवेदी जी का पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी लिखा है कि आपदा में रजिस्ट्रेशन समझ से परे है, क्राउड कंट्रोल के लिए शॉर्टकट सुविधाजनक प्रोसेस। यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन तो कोई मतलब देखिए, मुझे जो आशंका लग रहा है, क्योंकि सरकारें इसी बहाने लिखना चाहती हैं कि मेरे यहाँ कितने लोग बाहर के आए थे, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। जिनके यहाँ जा रहे हैं वो सरकार ये डाटा रखना चाहती है कि भाई कितने लोग बाहर से आए थे, उनका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उनका कहाँ समय, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसके वजह से लोग मर रहे हैं और आप अपना डाटा तैयार कर रहे हैं, जबकि आपके पास जनगणना के माध्यम से फालतू लोग बैठे हुए हैं। सरकार में तो कितने निष्क्रिय लोग हैं, उन लोगों को करना चाहिए था। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन डाटा मिलाना शादी विवाह में मिलाया जाता है। उसके बीच प्रभात जी ने लिखा है कि रेल मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा दे देना चाहिए तो फिर तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कोरोना 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी भी हमारे लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लाशें रेल से बरामद हो रही है, तो फिर सरकार को ही दे देना चाहिए। इस्तीफा कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। प्रभात, आपका उम्र बहुत छोटा है, 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी तो एक भी दिन रेल लेट नहीं हुई, एक दिन। 77 में एक दिन रेल लेट नहीं हुई, क्योंकि तब रेलगाड़ी को ये बात पता था कि भाई अगर हम लेट हो जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। वो अंग्रेजी वाला लेट और वाला लेट, समझ रहे हो, दोनों का स्पेलिंग में अंतर है। मैं नहीं चाहता उस पूरे स्पेलिंग को आपको बताऊं। तो ये होती है तलवार लटकी हो कि भाई मुझे लापरवाही का सजा मिलेगा। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ भी करने की छूट है, ये नहीं होना चाहिए। प्रभात जी ने दोबारा लिखा है कि रेलवे विभाग की तरफ से ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कोई ट्रेन सूरत में चली गई बलिया के लिए और पहुंच आते हैं, और ये कौन खेल खेल रहा है ये गरीब को मारने का। प्रभात, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो वो कोई सड़क पर तो चलती नहीं है कि कोई राहगीर बता दिया कि बलिया का रास्ता इधर है उधर चला गया, क्योंकि उसकी तो लाइनें बिछी हुई है और उसका कंट्रोल रेलवे कंट्रोल रूम में होता है। ड्राइवर को भी पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। जो रेल में ड्राइवर होता है ना, उसको 3 ही चीज पता होती है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती और डबल बत्ती। वो जो ड्राइवर के बगल वाला असिस्टेंट ड्राइवर बैठा होता है ना, वो बोला था हाँ लाल बत्ती बोल, डबल पीली बोल। ये मतलब उनको ये वो शब्द होता। कभी आप बैठे होंगे, हम लोग पढ़ाई में जब जाते थे ना तो कई बार घुस जाते थे, लापरवाही कहिए, बदमाशी कहिए या लड़कपन कहिए, तो हम लोग सुनते थे वो एक सिंगल बत्ती बोल, तो हमें बोल का क्या मतलब नहीं वो समझ रहा है, तो वो उसको इतनी पता है कि डबल बत्ती बोल, हरी बत्ती बोल, लाल बत्ती बोल, मतलब लाल है तो रुकना है, हरी है तो चलना है, डबल पीला होती है तो देखना है, वो ऐसा कुछ होता होगा, उसको और कुछ पता नहीं है। स्टेशन पर अगर स्टेशन मास्टर ने हरी लाइट जलाई या झंडी दिखाए तो उसको चले जाना है, लाल दिखाए तो रुक जाना है, आउटर के अलावा ये बस, उसके अलावा उसको और कुछ पता नहीं है। कौन सा पैड पर किस मतलब किस लाइन पर जाना है, ये कंट्रोल रूम डिसाइड करता है। तो कंट्रोल रूम में लोग मुझे लग रहा है कि वो इकोनॉमिक बूस्टर मार के आजकल बैठे हुए, या कोई साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। क्योंकि बलिया की ट्रेन अगर बेंगलोर जा रही है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है, कोई साजिश है। मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूं कि कुछ साजिश लग रहा है। हाँ, विपिन को शुभ आशीर्वाद, अभिषेक जी को सादर प्रणाम। अभिषेक जी ने लिखा है कि महामारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो लाशों पर बिल्कुल अभिषेक जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं लाशों की राजनीति करने का। सदातन और भाईजान को नमस्कार। आप कह रहे हैं कि भाई जी आपकी टिप्पणी और पहल से विश्वास जग रहा है कि कोई तो है जो सरकार को सवाल करने का साहस कर। अनवर साहब, मैं कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भी किया हूं, तो उसके पहले नरेंद्र मोदी की भी तारीफ किया हूं। सवाल करना हमारा काम है। ये कहीं नहीं लिखा है कि जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, पत्रकारिता का पैसा लेता है, वही सरकार से सवाल करें, या जो लोग रजिस्टर्ड जनप्रतिनिधि है वही सवाल करें। मैं जनता हूँ, अपना मर्जी का मालिक हूँ, मुझे लगेगा कि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछना है। बाकी ये द्विवेदी जैसे, ओंकारनाथ भाई जैसे, हमारा भाई आनंद है,
ऐसे जैसे लोग मेरे अपने बहनोई अशोक जी भी है, मुझे देख रहे हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद शुभकामना मेरे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान बंधु, नेतृत्व करने की शक्ति रही नहीं किसी भी नेता में, राजनीति की वजह से ही कोरोना जैसी महामारी एक गंभीर विषय बनी। बिल्कुल आपकी बात ज्ञान चक्षु जी, मैं ये बात को कुछ मानता हूं, क्योंकि देखिए अब वो लोग रहे नहीं सुभाष चंद्र बोस जैसा, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बिल्कुल नहीं कहा। तरुण द्विवेदी जी को नमस्कार। तरुण द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, कह रहे कि दोगलापन की हद है, ये कौन सी राजनीति है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बिल माफ करे, राजस्थान सरकार 2 महीने का बिल नहीं दिए तो 2% ज्यादा। सर ये कौन सा विपक्ष है कि सोनू सूद बिना किसी राजनीति के जो किए हैं, प्रियंका यूपी सरकार को बस दे रही है और सरकार को तरुण जी आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने 3 बातें लिखा है। सबसे पहला बात लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली माफ कर दिया है। दूसरा आपने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने बिजली पर सरचार्ज लगा दिया अगर आपका लेट पेमेंट होगा तो। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह अलग है, दोनों का अलग अलग महत्व है। तीसरा बताऊंगा उस विषय में। तीसरा आपने लिखा है कि सोनिया जी ने बस दिया पूरा हंगामा करके और सोनू सूद ने बस दिया बिना हंगामा करके। शुरुआत पहले सोनू सूद और सोनिया जी से, क्योंकि दोनों का राशि मिल रही है ना। सोनू सूद कलाकार है, उसको ना तो नरेंद्र मोदी के सीट पर रहने का कोई मतलब है और ना ही नरेंद्र मोदी के जगह कोई और आए उससे मतलब है। वो एक भारत का सजग नागरिक है। ईश्वर ने सुंदर काया के साथ साथ सुंदर मन भी दिया है उसको। मतलब होता ना कि उसका तन सुंदर है तो उसका मन भी सुंदर है। और एक बसों को भेजने में लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कुछ लगता होगा। सोनू सूद करोड़ों रुपया कमाने वाला आदमी है। अब आप समझ लीजिए कि अगर सोनू सूद करोड़ों कमाता है तो आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान कितने कमाते होंगे। लेकिन असल में शाहरुख सलमान पाकिस्तान में चंदा देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तान की परेशानी लगती है और कहते हैं कि जी हम कलाकार हैं, हम किसी में बंधे नहीं हैं। दूसरा क्या है कि सोनू सूद को कोई प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की भी जल्दी नहीं होती, प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत। वो सोच रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, उसमें से अगर 2 करोड़ खत्म भी हो जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि अगर गोजर का 2 टांग टूट जाएगा ना तो लगड़ा नहीं होगा, उसके भी सहस्त्र टांग होते हैं, वो चल देगा। सोनू सूद ने कहा है कि भाई 1 करोड़ कम ही सही, 1 करोड़ रुपया वो खर्चा कर दिया, दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया, वाहवाही हुई, दुनिया सलाम कर रही है उसको। लेकिन प्रियंका जी को शुरू में ही बस देना नहीं था, और अगर बस देना था तो जोगी को लेना नहीं था। पहले आप जान लीजिए, प्रियंका जी वाली भी सिंह समझ लीजिए। प्रियंका गांधी को अगर भारत की जनता से मोह होता तो सबसे पहले वो महाराष्ट्र में बस भेजती, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा स्टेशनों पर लोगों को भीड़ दिख रही है। उसके बाद वो राजस्थान में बस भेजती, जहां पर सर मुझे गाली क्या करें। अच्छा मैं आगे पढ़ूंगा, पहले आपकी बात पढ़ने उसके बाद करो। उसके बाद प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में इसलिए बस भेजी क्योंकि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं, और जोगी जी के राजनीति के विरोध में अगर होती प्रतीत नहीं होगी तो आगे उनका खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब अभी 2-4 सीट तो विधानसभा में मिल गया है, लोकसभा में मिल गया है, आगे उनके चांसेस बड़ा कम है। इसी वजह से उन्होंने बस देने की राजनीति की है। बस देना उनका मंशा नहीं था, उनका मंशा था बस देने की राजनीति करना, क्योंकि बस देने में सोनू सूद को कौन सा रोका गया था। वो लोगों के लिए परमिशन का काम किया और बस भेज दिया। लेकिन सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखा कि ये बस दे रहे हो, वहां भेज दो, यहाँ भेज दो, फलाना भेज दो। दोनों की नियति में अंतर है। अब रहा राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली के बिल, तो केजरीवाल ने भी कहा था कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूँ, मेरा बिजली लगा है, मेरे मोबाइल पर SMS बिजली विभाग का आता है कि देखिए मीटर हम नहीं जांच पाएंगे, आप पिछला के एवरेज के हिसाब से जमा कर दीजिए, आपका 25 तारीख तक जमा करिए, 25 तारीख लास्ट डेट है। मैंने जमा कर दिया अपना बिजली का बिल। बोला कि आप अपना जो पिछला वाला बिल है ना उसी के हिसाब से पैसा जमा कर दीजिए, बाकी कमती वस्तुएं बाद में लेंगे। उसने नहीं कहा कि महामारी में आपके यहाँ आमदनी नहीं है तो हम आपको 2 महीने की छूट दे देंगे। राजस्थान सरकार भी यही कह रही है। जनता का हित कहीं नहीं है,
जनता का किडनी निकालने लोगों का ऐसा प्रयास रहता है। राजनीतिक से आप अपनी कोई भला सोच रहे हैं तो आप गलती पे हैं, और आप गलती पे हैं तो उसका मैं क्यों करूं। भगवान आपका भला करे, आप गलती करते जाइए, धीरे धीरे समझेंगे। आदरणीय प्रेमचंद देव जी ने लिखा कि स्वतंत्रता वीर सावरकर पर अटल जी ने एक बहुत कुछ बोला है, वही कम से कम उनके व्यक्तित्व की परिभाषा मानी जाए। वीर सावरकर पर विपक्ष में किसी ने नहीं बोला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग बोल रहे हैं। उसी पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो कौन सा खान भी बताते हैं, तो अब वो सत्यता तो है नहीं। इसलिए मैं उस पर नहीं कहा था। वीर सावरकर एक महान आदमी थे, सेलुलर जेल में थे, तो कम से कम अंग्रेजों की अगर चमचागिरी किए होते तो जेल में नहीं होते, काला पानी की सज़ा नहीं मिली होती। ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें तो कहीं समझने वाली बातें नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई ज्ञान डेवलप की जाते हैं, उसका मैं क्या करूं। वीर सावरकर को सलाम है। वीर सावरकर सेलुलर जेल में रहे, यही एकमात्र प्रमाण है कि वो देशभक्त थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और अंग्रेजों के दुश्मन थे। सिचुएशन क्या थी वो मैं आज के वैज्ञानिकों के ज्ञान के आधार पर नहीं बोलूँगा। सावरकर इतने बड़े आदमी हैं कि उनके विषय में मैं कोई हल्की सब भी निकले इस बात के लिए मैंने उन पर आज चर्चा कराने का, सिर्फ उनको नमन किया। आज उनकी जन्म जयंती है, मेरे तरफ से सब सब नमन है। तरुण देव जी ने कहा मत बोलिए सर, मूल्य गाली देखिए, मुझे कोई गाली दे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को पूछा गया कि आपके स्वस्थ होने का राज क्या है, तो बोले कि देखिए कम से कम 2-3 टन गाली मैं रोज सुबह खाता हूँ। उनके मुकाबले में तो 2-4 मेरे को गाली दे देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरे बात आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी को बुरी ना लग जाए कि मैं कोई अनिरर्थक बात कर रहा हूँ, मतलब गलत बात कर रहा हूँ। हमारे तरुण द्विवेदी जी को कुछ ऐसी बात ना लग जाए कि भाई परमार ये गलत बात बोले। मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। मुझे वीर सावरकर पर बहुत अध्ययन नहीं है, बहुत प्रमाणित ज्ञान मेरे पास नहीं है, नहीं बोला, उनको सलाम कर दिया। मैं क्यों जबरदस्ती बोलूं। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि टीवी चैनल पर हजारों की संख्या में स्टेशन पर लोग तड़प रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो बात है। रेलगाड़ी में रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है, बात है, मैं वही तो बोल रहा हूं जो है। कोई माइक्रो सर्च नहीं है जो मैंने खुद के हड़प्पा के खुदाई में से निकाला है, पुरातत्व विभाग को नजरअंदाज करके ये सामने दिख रहा है। बस हमारा ये कहना है कि आप सब लोगों में से अगर 10, 20, 50, 100 लोग रोज रोज इस बात की मांग करने लगे कि भाई हम समझ चुके हैं कि आप लोग अपनी राजनीति में कोरोना फैला रहे हैं, तो जो कोरोना फैला रहा है उसको इस बात की समझ हो जाएगी कि यार इनको पता चल गया है। बस मेरा ये कहना, मेरा अलख जगाना काम है कि हमें सरकारों पर इतनी दबाव बनानी चाहिए कि सरकार ये समझ जाए कि भाई जो मैं साजिश कर रहा हूँ, लोगों में र्यूमर फैला करके कि आज रेल जा रही है आप पहुँचो, और इकट्ठा भीड़ हो और वो टीवी में आएगा और देश दुनिया में बदनामी होगी और मोदी के विरुद्ध जाएगा, उस साजिश को हम भांप चुके हैं, समझ चुके हैं। तो वो कहेंगे यार ये समझ चुके हैं तो कुछ और साजिश सोचेंगे, कम से कम ये साजिश नहीं सोचेंगे। क्योंकि देश में कोरोना महामारी फैली, बड़े बड़े लोग जो विदेशों से आए थे बीमारी लेकर के सूचना नहीं दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि उसमें बहुत बड़े बड़े IAS अफसर आए थे, कहीं के चीफ सेक्रेटरी आए थे, कहीं के हेल्थ सेक्रेटरी आए थे, और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया। नगर निगम वाले उनके दरवाजे पर लगा गए कि भाई ये क्वारंटाइन रूम घोषित किया गया, उसको फड़वा दिया। लोग उनसे, चूंकि बड़े अफसर हैं तो लोग उनसे मिलने जुलने आते रहे और वो लोग बीमारी बांटते रहे, उन पर कोई सजा नहीं हुई। वो एक गायिका थी बेचारी, वो घूमती रही, उस पर कोई सजा नहीं रहा। इस तरह की बातें। अब ये जब नियंत्रण में था, सबसे बड़ा मेरे समझ से जो बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ वो हुआ दारू की दुकान खोल करके। मेरे समझ से सबसे बड़ा मिस्टेक दारू का दुकान खोल करके, क्योंकि जनता के किसी भी भाग से आवाज नहीं आ रही थी कब दारू का दुकान खोलिए। लेकिन सरकार अपने कमाई के लिए, तिजोरी भरने के लिए लोगों को कहे कि भाई तुम मरो, दारू की दुकान से हम मर रहे हैं, तुम्हारी सेहत की नहीं, मुझे अपनी सेहत की चिंता है, हमारे खजाने की चिंता है। दारू की दुकान सबसे बड़ा कारण बना इस देश में कोरोना को बहुत व्यापक स्तर पर फैलाना। दूसरा, ये जो रेलों में भर भर के और बसों में भर भर के लोग जा रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा कारण बना है, दारू से भी बड़ा कारण है। उचित तो चाहिए ताकि जो जहां है वहां की सरकार उनको वहीं पर घेर करके क्वारंटाइन कर देती, किसी को कहीं मूवमेंट करने की इजाजत नहीं होता। कोरोना पर हम अब तक नियंत्रण पा चुके होते, कोरोना समाप्त हो गए होते। अगर हम उस पर ये कहते, उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्र नाम संबोधन में आता कि आवागमन पूर्णतः बंद,
जो जहां है वही लाख हो जाए। जिन कंपनियों को ये लोग सुदृढ़ किया है नौकरी करके, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि इनका भोजन करें। अगर उन कंपनियों की आर्थिक स्थिति कहीं खराब है, हो सकता है कई कंपनियां दिवालिया के कगार पर, कई कंपनियों की स्थिति बिल्कुल खराब है, वहां की सरकारें उनके भोजन का इंतजाम करें। अगर इस तरह का कोई शासनादेश आ गया होता तो कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कोरोना फैला दारू की दुकान से और कोरोना फैला असुरक्षित यात्रा से, चाहे वो रेल से करें, बस से करो या पैदल कर रहे हैं। बल्कि पैदल चलने वाले कम फैलाए, क्योंकि वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करके जाते थे। सबसे ज्यादा फैलाए बसों में भर के जो लोग गए, और वो जो लोग बसों के इंतजार में प्लेटफार्म पर खड़े रहे, रेल के इंतजार में प्लेटफार्म कर रहे, वो लोग ज्यादा फैलाए हैं, मेरा ऐसा समझ है। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंस जहां मेंटेन है वहां फैलता है, तो इन जगहों पर सोशल डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन है। उससे भी बड़ा हमारे नेता लोग हैं, 2 रुपये की पूरी हाथ में लेते हैं और 200 लोगों को इकट्ठा करते हैं। कई नेता जन्मदिन मनाए, कई नेता मतलब सबसे बड़ा राजनीतिक लोगों ने लापरवाही दिखाया। आज एक बड़े पार्टी के बड़े नेता लोगों में भोजन वितरित कर रहे हो, खुद ही मास्क नहीं पहने थे। अब आप खुद ही मास्क नहीं पहनेंगे तो दूसरे को कैसे कहेंगे, क्योंकि बड़े को देख रहे छोटे समझते हैं। ये एक कारण है। इसमें तरुण द्विवेदी जी ने लिखा है कि सर एक बात जानना था, फिरोज खान की पत्नी इंदिरा गांधी जी हिंदू, वो भी ब्राह्मण कहाँ से हो गई? आपको एंथेटिक जवाब दे देता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जवाब नहीं दे रहा। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी और सदातन अनवर भाई, आप 2 आदमी इस पर हाँ और ना दोनों चीज लिखे, क्योंकि आप दोनों आदमी से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप इस पर मेरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तरुण आप प्रेमनाथ द्विवेदी जी का और प्रभात जी का मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले बात बोलूं क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है। ये रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है कि फिरोज खान का बेटा गांधी कैसे हुआ, आप पहले जान लीजिए। इंदिरा गांधी के पहले, मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे, उन्होंने कौल में शादी किया था, नेहरू में शादी किया था, और नेहरू उनके रिश्तेदार थे, कौल ये उनके रिश्तेदार थे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का जब आपस में प्रेम हुआ, प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है, हमारा प्रेम भारत का पुराना इतिहास है, और प्रेम पर किसी को कोई गाना भी होना गाना भी है ना कि प्रेम पर पहरा नहीं लग सकता। तो जब उन लोगों में प्रेम हुआ तो स्थिति बड़ी खराब हो गई, मतलब क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि मेरी शादी एक पारसी मुसलमान से हो, मेरी बेटी की शादी, वो एकदम इस बात के लिए तैयार नहीं, ऐसा मतलब बताया जाता है। मैं कोई वहां था नहीं, जो प्रचलित कहानी है। मामला मोहनदास करमचंद गांधी का गया, क्योंकि उन्हीं के यहाँ सारी समस्याएं जाती थी। उनका बड़ा आदर था, उस वक्त के राजनीतिक लोगों में इतना सम्मान था उनका। गांधी जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये काम करो, अब से ये मेरी बेटी होगी, इंदू को मैं ले लेता हूं, जैसे आप कहो कि वो गोद लेने कहा गए होंगे कि मेरी बेटी हो गई, अब मैं इनको अपना टाइटल देता हूं, क्योंकि गांधी जी को टाइटल थी। इंदिरा गांधी के पहले गांधी टाइटल उन लोगों के पास था नहीं, ये उधार की दी टाइटल है, या गोद ली हुई टाइटल है, या एडॉप्ट कर ली हुई टाइटल है कि जी अब मैं इसको अपना बेटा मान लिया। जैसे आपको बता रहा हूँ, सलमान खान की जो अभी एक बेटी की बहन की शादी हुई थी, वो सलमान की बहन नहीं है। अब वो हिंदू है कि मुसलमान है पता न क्या है, लेकिन सलमान के पिताजी ने उसको अपने घर में लाया, अपना दिया, शादी किया, तो वो मुसलमान है। गांधी जी ने अपना टाइटल उनको दे दिया गांधी। जब गांधी का टाइटल मिल गया तो वो लोग गांधी हो गए। उसके बाद से जब भी जो आया वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो टाइटल आगे चलता रहा। फिरोज की मतलब वहीं पर मामला समाप्त हो गई, पहली बात। दूसरी बात, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का संबंध बहुत बढ़िया मजबूत रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये जानकारी होनी चाहिए, आप तो बहुत नए उम्र के आदमी हो, फिरोज गांधी वैसे पत्रकार थे। ये जो अभी प्रेस क्लब इंडिया है ना, ये फिरोज गांधी का घर है, जहां पर उनके नाती ने वो बिल फाड़ा था, मतलब अपने पिताजी के मजार पर ही फाड़ दिया था। तो वो उसी में वो रहते थे। उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्री, तब के रक्षा मंत्री पर जीप घोटाले का इल्जाम लगाया था। वो कहा था कि आपने जीप में घोटाला किया हुआ है। तब से इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के संबंध मधुर रहे नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उन पर से विश्वास खत्म हो गया, वो भी नहीं अब उनको कोई बहुत पसंद करने लगे थे।
फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों ये तीन ध्रुव हो गए थे। फिरोज गांधी वहीं तब उस परिवार से बाहर हो चुके थे, इसीलिए गांधी सरनेम ही आगे चला। एक तो ये बिकाऊ है, ये टिकाऊ है। अब आज के तारीख में अगर अभी तो हालांकि मुसलमान एक राजनीति का प्रतीक हो गया है, जो नहीं मुसलमान है वो भी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, दलित और मुसलमान वोट बैंक बन गया है। आप समझिए कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा, क्योंकि उन्हें तब लग रहा था कि शायद मैं यूसुफ खान रहूँगा तो मैं प्रचलित नहीं रहूँगा। इस वजह से गांधी जी की टाइटल को अब आगे ले रहा। गांधी में इतना दम है, इतना हैसियत है कि प्रियंका जी ने अपने बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी किया है, वो फिरोज नहीं किया है। गांधी जी में वरुण गांधी, वरुण फिरोज गांधी लिखते हैं क्योंकि उनका ऑफिशियल नाम वरुण फिरोज गांधी है, उनका है। बट सोनिया जी के पूरे परिवार में फिरोज गायब है, फिरोज नहीं है। ये कारण है। अगर मान लीजिए कि मेरी पत्नी महरवर छत्री है, लेकिन जो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है उसका नाम है विक्रमादित्य सिंह परमार, क्योंकि उसका बाप परमार है। लेकिन अगर मैं परमार टाइटल को सरेंडर करके ससुराल वाले टाइटल को अपना लेता तो वो लोग महरवर लिखते। ये है। आप बात करते हैं पुरुष मानसिकतावादी की, जो भारत की मानसिकता है पुरुष मानसिकतावादी, उस पर एक व्यापक बहस हो जाएगा। एक बार मेरा है, आप मेरे व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर पढ़ा होगा, एक महिला ने कहा था कि मैं सिंदूर क्यों लगाऊं। वो बहुत बड़ी कवित्री है, बहुत बड़ी लेखक है, कहा थी काहे मैं सिंदूर लगाऊं, ये विलासता के प्रतीक है। तो उस सिंदूर पर मैंने बहुत बात कहा था, उसलिए मैंने कहा था कि पुरुषवादी का क्या मतलब, महिलावादी क्या होता है। लेकिन ये उस वक्त से है और अब है तो है, इसमें तो अब क्या करिएगा। दूसरा, आप आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी ने कहा है कि 26 वर्ष की उम्र में 26 किताबें लिख देने वाले वीर सावरकर को सिर्फ और सिर्फ सर झुका करके नमन ही करना चाहिए, कोट से नमन। बिल्कुल आपके बात का अक्षर से पालन कर रहा हूँ। वीर सावरकर नमन के योग्य है और हम जैसे आदमी उनके विषय में क्या कह पाएगा। वीर सावरकर है, हम जैसे आदमी तो इस स्थिति में नहीं है कि उनके विषय में कुछ कह सकें। प्रभात सिंह जी ने लिखा है कि यह ध्यान दिया जाए कि कांग्रेस द्वारा जो बस दी गई थी, राजस्थान से दी गई थी, उसमें हुआ यह था कि कांग्रेस अध्यक्ष 1000 बस देने का वादा किया था, जिसमें 200 कम रह गई थी और उसमें योगी सरकार ने उन सारे बसों के नंबर ट्रेस करना चालू कर दिया, जिसमें उन्हें कुछ स्कूटर मिली, कुछ मोटरसाइकिल मिली, कुछ ऑटो मिली, और जहाँ जो लोग उसमें सुविधा के लिए राजस्थान बस दिया गया था वो आपदा स्थिति में सहयोग दे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्रभात जी, अगर प्रियंका गांधी मर्सिडीज कंपनी की बस शोरूम से भी ले आकर के देती ना योगी जी, तब भी नहीं लेते, क्योंकि उसमें राजनीतिक नुकसान होता, वो नहीं ले पाते। प्रियंका गांधी को ये बात पता था कि मैं वोल्वो की नई बस बिल्कुल शोरूम से सीधे योगी जी के ऑफिस में 5 कालिदास मार्ग के सामने अगर खड़ा कर दूंगी ना, तब भी जोगी लेंगे नहीं, उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। इसलिए प्रियंका गांधी को माइलेज ही लेना था, तो जब नंबर ही गिनाना था तो बस खटारा खड़ा हो या खड़ा हो, बस में चलना नहीं था किसी आदमी को। ये तो पहले से ही सत्य था। आपको ध्यान होगा प्रभात, आप नहीं थे, मैंने ही इस मुद्दा को उठाया था और मैंने बताया था कि मेरे पास सूचना आई थी, बात हुई थी। मैंने कहा था राहुल गांधी को कि राहुल जी आप फोटो खिंचवाने के लिए गए थे, अगर एक बस लेकर चले गए होते योगी मोदी खड़ा हो जाते, योगी मोदी की राजनीतिक डमाडोल हो जाती। लेकिन आपके सिपा सलारों ने गलत किया, तो उनके एक सिपा सलार ने मेरे को फ़ोन किया कि परमार तेरी बात ठीक आ रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या था ना कि ये था, फलाना था, ढिमाका था। वो फलाना ढिमाका छोड़ना, तेरे पास 5 बस का पैसा नहीं था। गांधी राहुल जी को बोलता कि 5 बस लेके चले जाते आप यार। उनकी अपने लाव लश्कर में जो गाड़ी खड़ी होती है ना, एक गाड़ी में बैठा देते। उनकी गाड़ी ऑल ओवर इंडिया परमिट गाड़ी है, उनकी गाड़ी ऑल ओवर इंडिया परमिट गाड़ी है, उसको परमिट की जरूरत नहीं। किसी भी बॉर्डर पर, किसी भी नाके पर उनकी गाड़ी रुकती नहीं है, स्टिकर देख करके सैल्यूट मार के जाता, कहते 5 आदमी हो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुमको छोड़ने जाता हूँ। जैसे ये सूचना मिलती, मैं आपको एक छोटी सी वाक्य बता देता हूँ कि कैसे होता मुझ जैसा साधारण आदमी के लिए। क्या हुआ कि मेरे शाह जी का देहांत हो गया, मैं एयरपोर्ट गया जहाज के लिए। एयरपोर्ट गया तो विदेश में कोई डिस्टर्बेंस हो गई, ध्यान नहीं है कि क्या हुआ था। तो जहाजें ना वहाँ चली गई थी लोगों को लाने के लिए, फ्लाइट कैंसिल हो गया पटना वाला।
मेरी पत्नी बोली कि अब जाके क्या होगा, मैं पूड़ी खाने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी माता जी का तो बस ये था कि 2 घंटा में वो लोग रुक देते थे, घाट के किनारे हमारा गांव है, बात हो गई थी, तब तक हम लोग पहुंच जाते। मेरा भतीजा गाड़ी लेकर के पटना एयरपोर्ट पर खड़ा है। तो हमने बोला कि यार मेरी पत्नी, तो मैं अपने गाड़ी से चलने लगा। मेरी वाइफ कही कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब तो रास्ता बड़ा सूना सूना लग रहा है। तो मैं बोला अब हम लोग पटना जा रहे हैं। अब मेरी पति परेशान हो गई कि माँ मरी मरी तुम मरोगे रास्ते में, नहीं ये वो दुनिया जान। फिर उसने हमारे यहाँ के एक विधायक जी को फोन किया, आदरणीय सनातन पांडे जी को। उन्होंने फोन किया कि देखो ये तो पगला गए हैं, क्या करोगे। तो सनातन पांडे बोला तुम्हारे गाड़ी का नंबर मालूम है? बोला हाँ मालूम है, 2194। अच्छा वो अपने सेंटर से आ रहे हैं, चलो ठीक है। सनातन पांडे अपने लोग को लगाया लखनऊ, और उसमें मार्ग पर 2 सफारी गाड़ी ने मेरे को रोका एस्कॉर्ट करके और बोला कि इस गाड़ी में बैठ जाओ। मैं जैसा साधारण आदमी की सूचना पर आगे गाड़ी आ सकती थी, तो राहुल गांधी को जैसे ही राहुल गांधी का एस्कॉर्ट वायरलेस में मैसेज देता कि वीआईपी कॉलिंग, तो उनका एसपी दौड़ता हुआ जाता, कहता सर राहुल गांधी जी अपने बस गाड़ी में बैठा के चल दिए हैं, योगी जी अपने विशेष विमान से नोएडा के आगे आगे खड़े रहते कि महाराज आइए इसमें बैठिए, आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा होता। राहुल गांधी फिर अगले बार प्रियंका को लगा कि ये बात ठीक है, फिर प्रियंका ने 1000 बस की लिस्ट लगाई कि 1-2 किलो में 1000 बस लगा देती हूँ। ये राजनीति ही थी, उसमें और कोई दो राय नहीं था। उसके बाद आदरणीय ओंकारनाथ भाई ने लिखा है, मैं भाई जी को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार, वीर सावरकर जी पर मुझे आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो आपकी बड़कपन है, लेकिन सावरकर जी को नमन, इतना तो कर सकते हैं ना, हम लोग उनको नमन तो कर सकते हैं। मनीष लिख रहे हैं कि ना, मनीष जी को नहीं, अरे आदरणीय तिवारी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, एम.के. तिवारी जी को सादर प्रणाम। प्रेम, कोरोना फैलाने पर आपके रूट काज एनालिसिस से पूर्ण, अच्छा जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बना रहे। इट वाज प्लेन, एम.के. तिवारी साहब क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हाथ टाइट है। इट वाज प्लेन और आगे डॉट 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 प्लान, व्हाट्स प्लान, किसका प्लान? तो प्लीज जरा एक्सप्लेन करें, क्या मैं वो जो अनुमान कर रहा हूँ वही प्लान है क्या? आदरणीय ओंकारनाथ सिंह ने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहां गाड़ी जा रही है वहां पर अलग अलग स्थानों के लिए बस एवं क्वारंटाइन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ओंकारनाथ सिंह जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी प्रवक्ता की तरफ से ना बोलिए। उन लोगों को बैठाया जाता, कंडक्टर पूछता हाँ जी बलिया के कितने लोग हैं? 15 आदमी। अच्छा, व्हाट्सएप पर बलिया डीएम को मैसेज भेजता, बलिया डिपो प्रबंधक को मैसेज भेजता कि 15 लोग बलिया के हैं। जब तक 18 घंटा में गाड़ी बलिया जाती वहाँ व्यवस्था हो जाती। वैसे भी जो सूचना देने के बाद बिहार में अभी पता चला था ना कि जैसे नरेंद्र मोदी की रैली हो रही हो दानापुर स्टेशन पर, पहले से सूचना देने के बाद भी कोई साधन नहीं आया था। आपकी ये बात नहीं मानी जाएगी, ये बात राजनीति से प्रेरित है। उनका ना जी बिल्कुल आप भाजपा वाली राजनीति कर रहे हैं। सूचना था तो आजकल तो व्हाट्सएप मोबाइल चल रहा है, बता देते, ये बात हुई। तरुण देव जी लिख रहे कि कल आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जब उनसे मिले उसी दिन ऐसा का, नहीं ये नहीं बोलूँगा मैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और एकदम मतलब ये रहने दीजिए तरुण जी, रहने दीजिए। मुझ जैसा आदमी भागता नहीं है, लेकिन मेरे इस जो कॉज है ना उसकी पवित्रता प्रभावित हो जाएगी उस पर चर्चा करने से। लिए कई चीज़ें होती है जिस पर चर्चा न किया जाए, तो इस पर ना किया जाए। तरुण जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आज़ाद के साथ क्या हुआ, पार्क में क्या हुआ, इस पर ना कहा जाए तो ठीक है। ओकाना से लेकर, क्योंकि यदि कोई गाड़ी बलिया जा रही है तो उसमें सभी लोग बलिया के ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल, 50 आदमी बस में बैठा था, रेल में बैठा था, तो उसकी सूचना बलिया छपरा गाजीपुर को दिया जाना, सारे अलर्ट रहते। चंद्रकला जी को नमस्कार, सदात अनवर भाई को नमस्कार। अनवर साहब लिख रहे कि आपकी बात लोग बहुत ध्यान से सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आप जन सरोकार पर आधारित मजबूत बात करते हैं, करने का साहस करते हैं, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप जनहित और जन सरोकार पर ही अपने लाइफ को केंद्रित करें। आशा है कि आप मेरे, मैंने वो द्विवेदी जी का, तरुण द्विवेदी जी के उस बात को मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकता सार्वजनिक मंच पर बात है कोरोना महामारी पर सरकार का नियंत्रण, क्योंकि हम सरकार को वोट दिए हैं और हमारा फर्ज है अपने सरकारों से प्रश्न पूछने का। हमको अधिकार मिलता है नरेंद्र मोदी की जय जयकार करने का और नरेंद्र मोदी के किसी गलत नीतियों का विरोध करने का हमको अधिकार मिलता है। हम तो तरुण जी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के इंस्टीट्यूट में उनका पांव छूने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त है। चंद्रशेखर जी जब
इंदिरा जी की वर्चस्व को उन्होंने ठुकरा दिया। नहीं तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी अगर चाहते तो इंदिरा जी उनको कैबिनेट मंत्री बना देती, क्योंकि उस वक्त उनसे पूछा जाता था कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेकिन श्रद्धेय चंद्रशेखर कहते थे कि मुझे फ्री बोलने की, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार चाहिए। क्या है आपकी कैबिनेट में रहने के बाद कहता हूँ। अजय भाई को नमस्कार, कैसे अजय भाई? बलिया में सब जमाए हुए हैं, आप लोग ठीक ठाक ना? आप लोग हैं तो ठीक है होगा। खैर, तो जो आदमी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के जन्मभूमि का रहने वाला हो, उससे गलत बोलने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कोशिश करते हैं कि सत्य बोले, साफ बोले और अच्छा बोले। खैर, आज का मुद्दा था कोरोना महामारी पर नियंत्रण में सरकारें फेल होती जा रही हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो मुझे लगा, पहला कारण तो ये है कि सरकारों ने सार्वजनिक सुविधा देने में देर किया। दूसरा, अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन, फस्टेशन और बाबूगिरी पर ध्यान केंद्रित किया, जन सरोकार पर कम। पहला कारण। दूसरा कारण, जो आज कुछ लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा, कोई समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ चाहे र्यूमर हो या राजनीतिक साजिश हो, लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि रेल चलने वाली है, बिना रजिस्ट्रेशन की चलने वाली है, और हजारों की संख्या में प्लेटफार्म और स्टेशन के बाहर लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ पर रेल होती नहीं है। क्या ये भी कारण है क्या? ये आप समझिए। बाकी हमारी दुआ है कि इस दुनिया से राजनीति में कमीनपन का समापन हो, क्योंकि हम लोग उस जमात के लोगों को पूजा करते हैं जहां अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी और वामपंथ वाले लोग एक ही कैंटीन में जाते थे और एक ही साथ चाय पी करके हा 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 हंसते थे। हमने वो भी सीन देखा है। हमने श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के घर में, उचित नहीं रहेगा नाम लेना, शाम को भूजा दाना जो आप लोग कहते हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को भूजा खाते देखा है जिनको अभी 1 घंटा पहले पार्लियामेंट में सुना था कि बहुत हो हल्ला हो रही है, जिनको मैंने सवेरे अखबार में पढ़ा था कि फलाना आदमी ने ये बोला, क्योंकि उस वक्त टीवी में लाइव आता नहीं था, मगर फलाना आदमी ये बोला, फलाना आदमी ये बोला, कि जैसी बात सुनते थे। और मैं देख रहा हूँ कि शाम को भूजा हा 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 करके खा रहे हैं। तो हमने उन लोगों को देखा है। उन लोगों को देखने के बाद हम कैसे उम्मीद करते हैं कि इस देश के राजनीतिक लोग अपने ही देश को साजिशतन बीमारी में झोंकेंगे, ये मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरे कल्पना में ही नहीं है, बाकी उनकी सो जाने। तरुण के राजस्थान सरकार के बारे में कहें, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है और जितना जनहित की सरकार कांग्रेस करती है वो उससे आगे नहीं कर सकती। उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जो सोनिया जी कहीं वही राजस्थान सही, और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। खैर तरुण जी, आप सजग आदमी हैं, आप अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिए। मेरे लिए आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी भी मेरे लिए है, तो अब बड़ा द्विवेदी छोटा द्विवेदी दोनों द्विवेदी के बीच में ये आपका साधारण आदमी है। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं, इन दुआओं के साथ ये दुआ करता हूँ कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान, और सबको जय श्री राम। सादर प्रणाम।